बाबर सत्तार साहब की जानिब से एक ऑर्डर सामने आया है और उन्होंने ISPR के हवाले से जो है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। आज जजेस को धमकियां मिल रही हैं, क्यों काजी फाइसा नहीं सुनता? वो इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि काजी उनका हिस्सा है। प्रोजेक्शन तो यही की जा रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब का दौरा जो है वो बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उसको बैठ के तफसील से उसका जायज़ा लेंगे और आने वाले 12 घंटे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं कुछ उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे आज ISPR के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। जज बाबर सत्तार ने कुछ कॉमेंट्री की है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से भी जो है मुतज़ाद कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से। उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जनाब कहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आइनी तरामीम के बेनिफिशरी हैं जो इंसाफ नहीं होने दे रहे। उन्होंने डियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू की। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि कल से जो हो रहा है सबको पता चल गया है कि ये क्या कर रहे हैं। ये सब गैंग ऑफ 3 को तोसी देने के लिए किया जा रहा है। अब ये गैंग ऑफ 3 की ये जो टर्म है ये नई कॉइन की गई है खान साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि मुल्क का बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर रहे हैं। गैंग ऑफ 3 की तोसी की वजह से सारा मुल्क दाव पर लगा हुआ है। यहाँ सारे फैसले लिखे हुए आते हैं, जजेस आकर सुना देते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएँ। हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए उनको अपने जजेस चाहिए। 8 फरवरी के इंतखाबात को पूरी दुनिया ने फ्रॉड इलेक्शन कहा। एक मरतबा भी काजी फ़ाइज़ ने ये नहीं कहा कि हमारी ख़वातीन और कारकुनान जो जेलों में हैं उनके साथ क्या हो रहा है। 9 मई वाक़यात में उन्होंने आग लगाई। ISPR जवाब दे कि CCTV फुटेजेस कहाँ हैं, और ये चाहते हैं कि PTI किसी भी तरह से ऊपर ना आए। हमें कोई भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस का ये काम होता है कि वो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। गर्मियों को जलसा भी किया, क्या कभी 6 बजे ख़त्म होता है? सारी कौम को पता है क्या हो रहा है। कल से जो हो रहा है उससे वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट और मईशत समेत पूरा निज़ाम डोल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि इस पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसलिए इलेक्शन फ्रॉड को दबाया जा रहा है। चीफ जस्टिस भी इलेक्शन फ्रॉड का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भिजवा देता है। सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन की तारीफ चीफ जस्टिस करता है। थर्ड एम्पायर सब कंट्रोल कर रहा है, वो उनकी टीम का कप्तान है। उनका मकसद ये है कि फ़्रॉड सामने ना आ जाए और PTI ऊपर ना आ जाए। PTI के डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। आज जजेस को धमकियां मिल रही हैं, क्यों काजी फ़ाइज़ नहीं सुनता? वो इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि काजी उनका हिस्सा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो कहा था उस पर चीफ जस्टिस ने क्या किया। रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे और अगले चीफ जस्टिस की तकरीरी का ऐलान किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह को मुकम्मल बैक करते हैं। इस वक्त याहिया खान पार्ट 2 हुकूमत है। मशरक़ी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो लोग हकूक़ चाहते थे। ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें अलहदगी की जानिब धकेल दिया गया। याहिया खान ने अपनी ताकत के लिए जीती हुई जमात को इक़्तिदार नहीं दिया। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को ख़त्म करना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को ख़त्म करके काजी फ़ाइज़ को आईनी कोर्ट में बिठाना है और बिठाना चाहते हैं। काजी फ़ाइज़ आईनी तरमीम का बेनिफिशरी है। काजी फ़ाइज़ इंसाफ होने नहीं दे रहा, उसने हमारा इंतखाबी निशान तक ले लिया है। अच्छा, अब ये सारी गुफ्तगू है, इससे यही फीलिंग आ रही है कि टोटल फोकस जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जानिब है। इस सिलसिले में एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि वी न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया है खान साहब के हवाले से कि उनकी जो मुलाकात हुई थी अली अमीन गंडापुर से, जो कल उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह है कि जी वी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि खान साहब ने अली अमीन गंडापुर से कहा है कि जी अपनी तमाम तर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आपकी जो बातचीत थी या जो आपने कम्युनिकेशंस के चैनल खुले हुए थे उसे अब ख़त्म कर दिया जाए। और उन्होंने कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अब कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। और आपको याद होगा खान साहब ने 6 लोगों के नाम बताए थे कि जी 6 लोगों को हमने अपॉइंट किया है कि वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते करें। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने हिदायत की है कि किसी किस्म की कोई इनसे बातचीत ना की जाए और इस वक्त एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई दूसरा रास्ता जो है वो मौजूद नहीं है, तो एहतजाजी तहरीक की तरफ जाया जाए। और अली अमीन गंडापुर को वाज़ेह किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क मैंने ही आपको दिया था, अब मैं यही टास्क जो है वो आपसे मैं वापस ले रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि जी हर सूरत जो है वो रावलपिंडी में जलसा किया जाए। रावलपिंडी जलसे के हवाले से भी यही है कि पहले ये कहा जा रहा था कि रावलपिंडी नहीं बल्कि वो जो कराची वाली साइड की तरफ जो है वो जलसा होगा, लेकिन खान साहब ने कहा है कि जी रावलपिंडी के अंदर जलसा किया जाए और लाहौर के अंदर भी जो है वो जलसा मुनक्किद किया जाए। लाहौर के अंदर तो बाकायदा तौर पर जो है वो दरख्वास्त अब दोबारा जलसे की जो है मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त जो है वो भी दायर कर दी गई है। और ये कहा गया है कि जी रावलपिंडी में और लाहौर में
अगर इस जलसे की इजाज़त नहीं मिलती है तो फिर इसे एहतजाजी तहरीक में जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। अच्छा, हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, लेकिन इसमें ये जो अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात के हवाले से बात है, थोड़ी देर पहले जो खान साहब ने, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था, जो गुफ्तगू की है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने जो है वो इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से कोई ऐसी गुफ्तगू मीडिया से नहीं की है। मतलब ये वी न्यूज़ जो रिपोर्ट कर रहा है ये भी ज़ाहिर बात अपने ज़राए से इसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो सहाफ़ी खान साहब से आज मिले हैं उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की कि वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो है उनको उन्होंने कोई मना कर दिया है। मुझे भी ये मुश्किल लगता है। हो सकता है पब्लिक पोस्चरिंग के हवाले से जो है वो ये ज़रूर पोजीशन ली जा रही हो कि अब हम एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, बस बहुत हो गया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन दिस सीम्स टू बी वेरी लेस लाइकली कि इस तरह हो कि वो जो है वो मना कर दें कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करनी। मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट से जो है वो हर सूरत बात करना चाहेंगे। इवन तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। सबसे बड़ा तो सवाल ये है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतने महीनों से तो यही हो रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ही इनसे बात नहीं कर रही। अब बात करने के लिए राज़ी होती है कि नहीं होती, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड बेसिकली रेफरेंस केस की जो है वो समाअत हुई इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। ये बेसिकली वही केस था जहाँ पे उनकी मीडिया से भी गुफ्तगू हुई है। तो वहाँ पे एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। वकला ने इस्तदा की कि उस्मान गिल को डेंगी हो गया है, समाअत मुलतवी की जाए। नायब वकला ने कहा कि रेफरेंस में बुशरा बीबी के 4 वकला के वकालतनामे हैं। सलमान सफदर, खालिद यूसुफ और मिशाल यूसुफजई भी वकील हैं। उस्मान गिल बीमार हैं तो दीगर को बुलाकर गवाह के ऊपर जो है वो जरा कराई जाए। वकला सफाई हाई कोर्ट से खुद कार्रवाई चलाने के लिए ऑर्डर लाए हैं। अब जानबूझकर रेफरेंस की समाअत में ताख़ीर की जा रही है। तो अदालत ने हदायत की कि आखिरी मौका दे रहा हूँ, आइंदा समाअत पर जरा मुकम्मल करें, और इसके बाद जो है वो समाअत जुम्मे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो ख़बर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो बेसिकली जज बाबर सत्तार साहब की जानिब से एक ऑर्डर जो है वो सामने आया है, और उन्होंने ISPR के हवाले से जो है कुछ इंपॉर्टेंट सवालात किए हैं कि ISPR की जो है वो लीगल स्टैंडिंग्स क्या हैं, और ISPR जो है ये जो डिफेंस एनालिस्ट आते हैं मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, ये किस हैसियत में आते हैं, और ISPR जो है वो इनको किस तरह जो है वो अप्रूव्ड लिस्ट जो है वो किस तरह बना सकता है किसी डिफेंस एनालिस्ट की। ये जो टॉपिक है ना, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और मेरे ख्याल में बाबर सत्तार साहब ने अगर इसको रेज़ किया है तो इसको सही रेज़ किया है, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट है। मैं दोनों साइड जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और बीइंग अ टेलीविज़न एंकर मैं जो है वो इस मामले में से काफ़ी वाकिफ़ हूँ। देखिए, डिफेंस का जो एक टॉपिक है वो है बड़ा सेंसिटिव, और इस सिलसिले में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो होने चाहिए जो पाकिस्तान के मफाद के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करें। पाकिस्तान के ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डिफेंस एनालिस्ट आपके ही नेशनल टेलीविजन के ऊपर आ रहा है और वो आपके ही डिफेंस के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दे। एक जायज़ एहतसाब ज़रूर होना चाहिए, एक जायज़ अकाउंटेबिलिटी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसे डिफेंस एनालिस्ट नहीं होने चाहिए जो आके जो है वो आपके डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हिट करना शुरू कर दे। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी समझता हूँ कि डिफेंस एनालिस्ट का कोई काम नहीं होता कि वो पॉलिटिकल कमेंट्री करें, और यहाँ पे हमने एक बड़ा ट्रेंड देखा है, और कि डिफेंस एनालिस्ट को बुलाया तो जाता है, लेकिन बुलाया जाता है पॉलिटिकल कमेंट्री करने के लिए, या जो फ़ौज सपोर्टेड बयानिया होता है उसको पेडल करने के लिए जो है वो उसको बुलाया जाता है, रादर देन डिफेंस मैटर्स के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। जबकि होना इसी तरह ही चाहिए कि अगर एक डिफेंस एनालिस्ट आ रहा है तो वो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस के ऊपर बात करे, वो वॉर के ऊपर बात करे, वो आपके बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर बात करे, वो दुश्मन ममालिक के हवाले से वो क्या कर रहे हैं, और आर्म्स एंड एमुनिशंस के हवाले से आप क्या कर रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वो उसके ऊपर बात करे। वो उसके ऊपर बात करने के बजाय जो है वो गुफ्तगू शुरू कर देता है जनाब सियासतदानों के ऊपर, वो गुफ्तगू शुरू कर देता है पॉलिटिकल हैंडलिंग्स के ऊपर, वो गुफ्तगू शुरू कर देता है इलेक्शंस के ऊपर, और ये चीज़ें जो है वो मिंगल अप हो जाती हैं। अब इसके ऊपर भी ये डिबेट है कि भाई पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की ग्राउंड रियलिटी है उसमें ये है कि उसके अंदर जो है वो फ़ौज या आपकी जो अस्करी क़यादत है वो हमेशा एक पार्ट एंड पार्सल रही है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। और हमारे सियासतदान शायद खुद चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उनको घसीट के ज़रूर ले आते हैं बीच में। मतलब यहाँ पे जिस तरह अभी खान साहब अभी कल परसों ये बात कह रहे थे ना कि जनाब ये पाकिस्तानी शायद एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे एक सीक्रेट एजेंसी का सरबरा अगर तब्दील होता है तो वो हेडलाइन बन जाती है। तो हाँ, ये लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है कि यहाँ पे बन जाती है, और कौन सा चीफ़ आएगा, कौन सा चीफ़ जाएगा, किस मतलब ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे एक खुफिया एजेंसी के सरबरा, मैं जनरल फैज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका इस वक्त कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स जो हैं उनके अगेंस्ट शुरू हुई हैं।
तो पाकिस्तान इज़ अ वेरी यूनिक कंट्री और ये सारी चीज़ें जो है ना बीच में इंटरमिंगल हो जाती हैं। बट मेरे ख्याल में क्वेश्चंस बिल्कुल सही रेज़ किए गए हैं बाबर सत्तार साहब की जानिब से कि इसकी लीगल स्टैंडिंग्स जो हैं उस पर ज़रूर सवाल होना चाहिए, ज़ाहिर बात है। और उसके अंदर फिर जहाँ पे एक ये पॉइंट है कि क्या वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के हवाले से बात करे, ये ना हो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ ही बात हो जाए, बात शुरू हो जाए, तो फिर ये भी सवाल उठता है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं क्या। ज़ाहिर बात है ना, मतलब हो सकता है मेरी डेफिनेशन में पाकिस्तान के इंटरेस्ट कुछ और हो, आपकी डेफिनेशन में या किसी और थर्ड पर्सन की डेफिनेशन में पाकिस्तान के इंटरेस्ट कुछ और हों। तो ये कौन फैसला करेगा कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं भी या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इट्स अ वेरी लेंथी डिबेट जिसके ऊपर मेरे ख्याल में बाबर सत्तार साहब ने जो है वो अपनी ये राय दी है। अब देखें, और हुकूमत को कहा कि जी इसके ऊपर जो है वो आप अपना जवाब दें, और हुकूमत जो है अब इसके ऊपर जल्द जो है वो इसका जवाब देगी। इसके अलावा मखसूस नशस्तों के हवाले से जो 8 जजेस का एक वज़ाती हुक्मनामा आया था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने डिटेल्स दी थी, वो वजाहत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मांगी गई थी। तो वो उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 9 सवालात जो है वो भेज दिए थे रजिस्ट्रार ऑफिस को कि जी किस हैसियत में जो है वो ये सारा कुछ हुआ है। उसके अंदर मुख्तलिफ सवाल थे कि इसकी प्रोसीडिंग्स कहाँ पे हुई हैं, किसकी इजाज़त से जो है वो कौन सा बेंच बैठा है, और क्या मुख्तलिफ पार्टीज़ को जो है वो सुना गया या नहीं सुना गया, तफसीली फ़ैसले से पहले ही जो है वो ये वजाहती जो बयान था ये किस तरह आ गया, इन 8 जजेस की वजाहत जो है वो किस तरह आ गई, इस तरह के सवाल जो हैं वो किए गए थे। तो अब उसके ऊपर जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने बताया गया है कि जी अपना जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है इन 9 सवालात के हवाले से, और वो जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी गई है। वो क्या रिपोर्ट है, सारी बात है, वी डोंट नो कि उसके अंदर जो है वो क्या लिखा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में रद्दबदल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त मुस्तरद करने का फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के PB 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी नताइज में रद्दबदल से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर फैसले के मुताबिक वोटों की दोबारा गिनती हो जाए तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के तहरीर करदा 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में कहा गया कि कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स इंतखाबी नतीजे में बुनियादी शवाहिद होते हैं। ये कल ये बेसिकली ये फ़ैसला जो है वो सामने आया था। इसके अलावा आज की एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की केस की समाअत हुई। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाउल हसन और नवाज शरीफ के प्लीडर राना इरफान अदालत में पेश हुए। ये वही बेसिकली नवाज शरीफ साहब की वो मर्सिडीज़ गाड़ी है जिसके हवाले से मैंने भी, अगर आपको याद हो, मरीम नवाज़ से भी मैंने सवाल किया था, और मैंने जो है वो शहबाज शरीफ साहब से भी सवाल किया था। तो शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त कहा था कि जी मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस मर्सिडीज़ के हवाले से। ये बेसिकली वही केस है जो इस पर कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज आबदा साजिद ने कहा कि तमाम फरीकैन इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से उनके वकील जो है वो फ़ारूक शनाइक वहाँ पे पेश हुए, और उन्होंने नैब तरमीमी कानून अदालत के सामने पढ़ के, जो रिसेंटली अभी जिसके हवाले से फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो पढ़ के उन्होंने सुनाया। और उन्होंने कहा जी नैब तरमीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं बनता। ये केस 80.5 मिलियन का है जो 500 मिलियन से कम बनते हैं। इस केस को वापस जो है वो चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। 8 करोड़ का वो, मतलब वो कह रहे हैं कि जी 8 करोड़ का ये केस है, और अब जो नई तयन लिमिट है वो 50 करोड़ की है कि 50 करोड़ से अगर कोई कम का केस है तो एहतसाब अदालत में चल ही नहीं सकता। ये हकीकत है, ये नए कानून के मुताबिक ऐसा ही है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब एक केस अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं तो मैरिट डिस्कस नहीं होंगे। आसिफ अली जरदारी ने चेक दिया जो बाउंस हो गया। आसिफ अली जरदारी का केस FIA को भेज दिया जाएगा। नवाज शरीफ का केस अलग होगा और आसिफ अली जरदारी का केस अब अलग चलेगा। ये केस यही रुका रहेगा जब तक आसिफ अली जरदारी सदर हैं। अदालत नवाज शरीफ की हद तक रेफरेंस वापस भिजवा दे, आसिफ अली जरदारी की हद तक जो है वो स्टे रखे। फ़ारूक शनाइक ने कहा कि अगर ये अदालत केस वापस करने के बजाय किसी और अदालत को भेजेगी तो ये मेरिट को डिस्कस करने के मुतरादिफ होगा। अगर अदालत ये रेफरेंस पास रखती है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं, अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर जो है फ़ैसला महफूज कर लिया, जो 14 अक्टूबर को जो है वो अब सुनाया जाएगा। तो ये बेसिकली इसके अंदर पहले से ही ये केस जो है इसके अंदर यही कहा जा रहा है कि जनाब वो इसके अंदर जो है वो कि जी नवाज शरीफ साहब ने जो है वो तोशाखाना से तो ये गाड़ी ली ही नहीं है, जबकि शहबाज शरीफ साहब दौर के अंदर जो है ऑलरेडी जब एक लिस्ट जारी हुई थी तो उसके अंदर इस गाड़ी को शो किया गया था कि ये तोशाखाना से जो है वो नवाज शरीफ साहब को गाड़ी दी गई है। लेकिन बाद में कह दिया गया जी फेडरल पूल से जो है ये गाड़ी नवाज शरीफ साहब ने ख़रीदी है और जेन्युइन तरीके से ख़रीदी है।
जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो किस तरह ख़रीदी, उसमें क्या उसकी बिडिंग हुई थी, क्या उसमें कोई और भी लोग वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे, इस हवाले से जो है वो बिल्कुल खामोशी है, कोई कुछ नहीं बताता। लेकिन वही मर्सिडीज़ गाड़ी जो उनको तोहफे में दी गई थी, वो पता नहीं मेरे ख्याल में तकरीबन 10 साल के बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब को चंद पैसे दे के, तकरीबन 6 लाख कुछ रुपए दे के जो है वो उनके हवाले कर दी गई। इसके अलावा एक और जो ख़बर आई है वो है ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पूछा कि क्या आप ग्राउंड बताएं, ऑर्डिनेंस क्यों ये गैर कानूनी है। इस पर वकील ने जवाब दिया कि कोई एमरजेंसी सूरत हाल नहीं थी जिसके बायस ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। वफाकी हुकूमत के वकील ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ उठा दिया। वफाकी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में महफूज कर रखा है और अदालत से इस्तदा है कि दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया। अच्छा, इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो ऑर्डिनेंस जो है इसको अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो चैलेंज कर दिया गया है और अफरासियाब खटक की जानिब से और फरिया अजीज़, इन दोनों की जानिब से जो है वो ये इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि जनाब इसको पुरानी हैसियत में जो है ये जो जजेस की कमेटी थी इसको पुरानी हैसियत में जो है दोबारा बहाल किया जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पिटिशन को कौन सी जजेस की कमेटी सुनेगी, ये भी तो सवाल है ना। क्या जब नए जजेस की कमेटी इस पिटिशन को सुनेगी तो वो पुरानी हैसियत को बहाल करने के लिए जो है वो किस किस्म का मतलब अगर केस सुना जाएगा तो कौन सा बेंच बनाएगी, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस कि अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब देखते हैं कि वहाँ पे इस सिलसिले में अब क्या होता है। इसके अलावा जनाब एक्सप्रेस में रिपोर्ट किया है कि एक बाअसर, जो एग्जैक्टली मैं वर्ड टू वर्ड आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि बाअसर शख्सियत के बेटे से तल कलामी पर पुलिस के 3 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। अब ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है, दूसरी साइड भी मैं आपको देता हूँ। उसमें ये बताया गया जी पीटीआई जलसे के रोज़ रिंग रोड पर आरिफ शहीद इंटरचेंज के करीब कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद किया गया। आला अफसरान के हुक्म पर वहाँ से किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं थी और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक अहम शख्सियत के बेटा अपनी गाड़ी पर वहाँ से गुजरने लगा जिसको रास्ता बंद होने का बताया गया। इस पर जो है वो तल्ख कलामी हो गई। नौजवान ने अपने वालिद को आगाह किया जिसके बाद आला पुलिस हुकाम की हिदायत पर डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर इमरान किश्वर ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद 3 अफसरान एसपी, डीएसपी और एसएचओ को ओहदे से हटा दिया गया। एसपी सिक्योरिटी डिवीज़न लाहौर खालिद महमूद अफजल, डीएसपी काना इन्वेस्टिगेशन सर्कल राजा फ़खर को क्लोज़ कर दिया गया है, जबकि एसएचओ मुस्लिम टाउन मोहम्मद नदीम कंबो को ओहदे से हटा दिया गया है। अब ये जो बाअसर शख्सियत जिनके बारे में कहा जा रहा है वो ये है कि वो बाअसर शख्सियत जो हैं एक जज साहब थे और ये उनकी फैमिली के साथ बेसिकली पुलिस अफसरान की जो है वो ये तल्ख कलामी हुई है और उसके बाद जो है वो उनको फ़िलहाल जो है वो सस्पेंड किया गया है, ओहदे से फ़िलहाल हटाया गया है। एक्सप्रेस ने जज साहब का नाम नहीं लिखा, लेकिन हमारे पास जो मेरे पास कम से कम यहाँ से जो खबर आ रही है वो यही है कि कोई जज साहब थे, उनके बच्चों के साथ जो है वो सब कुछ हुआ है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद ज़रताज गुल का नाम जो है वो जो सफरी पाबंदी की फ़हरिस्त है उसे ना निकालने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई और इस सिलसिले में जो है वो अब हुकूमत से जो है वो जवाब इसका बाकायदा तौर पे तलब कर दिया गया कि जी उनका नाम जो है वो क्यों लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। दूसरी जानिब आज़म सवाती ने भी जो है अपना नाम PNIL, ये भी एक लिस्ट है जिसमें आप बेसिकली अगर आपका नाम आ जाए तो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि जी वो अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उनका पासपोर्ट जो है वो रोका हुआ है, तो उसे भी जो है वो रिलीज़ किया जाए। अच्छा, बाय द वे एक और ख़बर जो मेरे पास आई है वो ये है कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ये लोग सारे जो हैं वो गए हुए हैं यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली का जो इजलास था उसको अटेंड करने के लिए। तो उस हवाले से ख़बर ये आई है कि पाकिस्तानी जो हुकाम है उनकी जानिब से भरपूर ये कोशिश की गई कि अमरीकी सदर से जो है वो मुलाकात हो सके जो बाइडन से, लेकिन उनकी जो बाइडन से मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी है। जो बाइडन से बल्कि किसी किस्म का, यहाँ तक कि फ़ोन कॉल भी जो है अभी तक जब तक कम से कम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हो सका है, विच इज़ आई थिंक अ बिग फेलियर प्रेजेंट गवर्नमेंट के। ये जो एक कोल्ड एटीट्यूड है बिटवीन द पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बड़ी देर से चल रहा है। इवन इमरान खान साहब के अपने दौर से चल रहा है और उसके अंदर कोई डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि मसला कश्मीर को लेके पाकिस्तान के साथ साथ दीगर ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं वो माजी के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस जो है वो लिया करते थे, लेकिन इस मरतबा जो है वो हमें अपने मुस्लिम बरादर ममालिक की जानिब से वो सपोर्ट नज़र नहीं आ रही जो माजी में आती थी। तो ये एक और भी मतलब कॉज ऑफ कंसर्न है कि आखिर पाकिस्तान को वो सपोर्ट क्यों नहीं मिलती, बल्कि ख़ास तौर पे इस इशू के ऊपर टर्की की जानिब से माजी में बड़ी सपोर्ट आया करती थी, लेकिन इस मरतबा जो है वो वैसी हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रही।
ज़ाहिर बात है, एक प्रोजेक्शन तो यही की जा रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब का दौरा जो है वो बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन इस सिलसिले में ये जो एक कंसर्न है ये मैंने आपके सामने रख दिया है। दूसरी बात ये है कि हो सकता है आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो IMF के साथ मुआहदा है वो आज हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा और किसी वक्त भी बाकायदा इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट भी हो सकती है। कम से कम जब तक ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी दोपहर का टाइम है, तो अभी तक तो ये अनाउंसमेंट नहीं हुई, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये पाकिस्तान के माशी हालात के हवाले से कम ये ख़बर जो है जल्दी किसी वक्त भी जो है वो आ सकती है। तो अगले वीलॉग में इंशाल्लाह आपको दोबारा अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।